हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और साइंस की इस वन शॉट लेक्चर सीरीज को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों मैंने एक चैप्टर आपका करा दिया केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज जो हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, आज इस चैप्टर को समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलो भाई पेन कॉपी निकाल लो और लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सवाल जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि अम्ल क्या होता है। ठीक है बेटा, अम्ल क्या होता है? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करें, एच आयन रिलीज कर दें। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एक या एक से अधिक एच आयन दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे समझिए, जैसे मैंने ले लिया HCl, ये क्या मेरा एक अम्ल है। मैंने इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो ये किस में टूट जाएगा? H प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा अम्ल हो गया। तो अम्ल क्या है? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। और समझिए जैसे H2SO4, ये क्या है हमारा? ये भी अम्ल है। इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या करेगा? H प्लस आयन देगा और SO4 नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, कितने हाइड्रोनियम आयन देगा? कितने आयन देगा? दो देगा। ठीक है, कितने आयन देगा? दो। तो क्या लिखा है? एक या एक से अधिक, उसे क्या बोलेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे HNO3, इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या देगा? H प्लस आयन देगा और NO3 आयन देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा अम्ल हो गया। ऐसे पदार्थ जिनको जल में घुलने पर H आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अम्ल बोलते हैं। एक बात और याद रखनी है, ये H आयन जल के साथ क्रिया करके, ये H आयन जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके, क्रिया करके H3O आयन, हाइड्रोनियम आयन, आयन बना लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका हाइड्रोनियम आयन। नियम आयन। ठीक है जी। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर एच आयन देते हैं और ये एच आयन क्या करता है? जल के साथ क्रिया करके H3O प्लस आयन बना लेता है और इस आयन का क्या नाम बेटा? हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, इन रिएक्शन को आप कुछ ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर HCl लिया और इस HCl को मैंने वाटर के अंदर डिजोल्व किया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एच आयन निकालेगा अपने में से और H किसके साथ जुड़ जाएगा? इस H2O के साथ में। तो क्या बन जाएगा? H3O बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या निकाल देगा? Cl नेगेटिव। तो इसने क्या बना लिया? हाइड्रोनियम आयन बना लिया। ये क्या हमारा अम्ल है। इसी प्रकार H2SO4, H2SO4, ये हमने वाटर ले लिया H2O। ठीक है, इसके साथ जुड़ेगा तो H3O प्लस और SO4 नेगेटिव, ये निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर भी इसने हाइड्रोनियम आयन बनाया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाएंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, तो अम्ल क्या है बेटा? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बात तो हमें समझ में आ गई अम्ल है क्या चीज। अब सवाल में आता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है? तो अम्लों के कुछ गुणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल के गुणों के बारे में जानिए। ठीक है, अम्लों के गुणों के बारे में अगर हम उन्हें चख करके देखें, ठीक है, चेक करके देखें जीभ से, तो कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आपने नींबू खाया होगा तो नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो नींबू क्या है? एक अम्ल है। इसी प्रकार आपने इमली को खाया होगा तो इमली भी खट्टी लगती है, वो भी क्या है? अम्ल है। यानी ऐसे पदार्थ जो चखने पर, ठीक है, कैसे लगे? खट्टे लगे, वो क्या हमारे अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगला पॉइंट समझिए, ये जल में घुलकर H आयन देते हैं, ये बात तो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को अभी छोड़ोगे फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए छोड़ दो। ठीक है,
अभी क्लियर करूंगा। अम्ल प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। संक्षारक मतलब कि खराब करने वाले, ठीक है। अगर किसी चीज पर अम्ल गिर जाए, तेजाब, साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो जो आपका अम्ल है ना, अम्ल, ये साधारण भाषा में इसको तेजाब भी बोलते हैं, तेजाब, ठीक है। अगर हमारी स्किन पर गिर जाए, ठीक है, या किसी कपड़े पर गिर जाए, तो वो उस कपड़े को या उस त्वचा को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो किसकी प्रकृति होती है, अम्लों की प्रकृति होती है। तो अम्ल कैसे होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। और उसी प्रकार, ठीक है, समझिए, अम्ल जल में विलय होते हैं, यानी अम्लों को अगर पानी में डालें तो अम्ल क्या होते जाते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं। जिस प्रकार आप चीनी को पानी के अंदर डालते हो तो चीनी पानी में घुल जाती है, गायब हो जाती है। इसी प्रकार अम्लों को पानी के अंदर डालोगे, जल के अंदर डालोगे, तो अम्ल क्या हो जाएगा, उस पानी के अंदर घुल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब जरा इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। चलो, मैं कुछ 3 पदार्थों के नाम बता रहा हूं, पहले उनको समझना, ठीक है। उनको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, केवल अभी आपको समझने पे ध्यान देना है। एक है आपका लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है। एक है आपका लिटमस पेपर। एक है आपका फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन। और एक है आपका मेथिल ऑरेंज। इन 3 पदार्थों का आपको विशेषकर याद रखना है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। इनके बारे में और डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर लिटमस पेपर के ऊपर, लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम क्या डालें, तेजाब डाल दें, ठीक है। लिटमस पेपर के ऊपर बेटा हम क्या डाल दें, तेजाब डाल दें, तो इसका जो रंग है, किसका, लिटमस पेपर का, कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। अगर लिटमस पेपर के ऊपर हम तेजाब डालें, अम्ल डालें, तो ये कैसे रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। अगर फिनोल्फथैलिन के ऊपर डालें तो ये रंगहीन हो जाता है, यानी इसका कोई भी रंग नहीं बचता है, पानी जैसा हो जाता है, ठीक है। अगर फिनोल्फथैलिन पर क्या डालें, अम्ल डालें, तो वो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज में बेटा अम्ल मिला है, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए आपने लिटमस पेपर लिया, ये बैगनी रंग का होता है, अगर इसके ऊपर आपने नींबू निचोड़ दिया तो कैसे रंग में बदल जाएगा, लाल रंग में। इसी प्रकार फिनोल्फथैलिन लिया, उसमें आपने नींबू निचोड़ दिया यानी अम्ल डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, आपका रंगीन हो जाएगा। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज के अंदर आपने क्या डाल दिया, अम्ल डाल दिया, तो वो किस रंग में बदल जाएगा, लाल रंग में बदल जाएगा। यही बात आपको यहां समझा रखिए, ठीक है। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, कैसे को, नीले को लाल, फिनोल्फथैलिन को रंगीन, एवं मेथिल ऑरेंज को क्या कर देते हैं, लाल रंग में बदल देते हैं, ठीक है। चलो भाई, आगे समझिए। उससे पहले आप अम्ल के बारे में और जानिए, ठीक है। जो अम्ल है, अम्लों को हालांकि बांटा तो कई भागों में गया है, लेकिन हम मुख्य 2 भागों की चर्चा करेंगे। एक है आपका प्रबल अम्ल और एक है दुर्बल अम्ल, ठीक है। 2 प्रकार के अम्ल जनरली हमको देखने को मिलते हैं, एक हमारा प्रबल अम्ल, एक है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन सा होता है, ऐसा अम्ल जिसकी शक्ति ज्यादा हो, ठीक है, जिसकी शक्ति ज्यादा हो वो हमारा प्रबल अम्ल कहलाता है। यानी हिंदी में सिंपल बात करें तो इसको अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब आप समझते हो ताकतवर, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वीक एसिड, यानी कमजोर, ठीक है। तो कौन कौन से आपको प्रबल अम्ल है वो आपको याद रखने हैं। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सीधे यहां से क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो इस बात पर विशेष आपको ध्यान रखना है। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, जैसे HCl है आपका, ठीक है, H2SO4 है, इसी प्रकार आपका HNO3। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, ये हमारे प्रबल अम्ल हो जाएंगे, प्रबल अम्ल, ठीक है। और आपसे दुर्बल अम्ल पूछा है तो H2S, HCN और CH3COOH, ठीक है। ये हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा भी और भी अम्ल हैं, लेकिन हम उन्हीं की चर्चा करेंगे जो हमारे पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, ठीक है। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से हो गए, HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल कौन से हो गए, H2S, HCN, CH3COOH, ठीक है। चलो भाई, अभी इन्हीं अम्लों की मैंने क्रम को थोड़ा यहाँ सजा के रख दिया है, जरा समझिए। जैसे सबसे ताकतवर अम्ल कौन सा हो गया,
HCl। उससे कमजोर कौन सा है? HNO3। उससे कमजोर कौन सा है? H2SO4। उससे कमजोर कौन सा है? CH3COO। और उससे भी कमजोर कौन सा है? H2CO3। और उससे भी कमजोर कौन सा है? HCl। तो आपसे पूछा है सबसे ताकतवर अम्ल कौन सा है इनमें, तो आप बताओगे HCl। इनमें सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है? HCl हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और ये कौन सा हो जाएगा हमारा? दुर्बल अम्ल। इन सभी में, इन सभी में दुर्बल अम्ल। ठीक है, और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो HCl है ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। ठीक है, जब आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप याद रखोगे। चलो भाई आगे समझो। अम्लों के प्रकार हमने समझ लिए। अब देखते हैं, समझते हैं क्षार, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो क्षार क्या होते हैं? बस सिंपल सा वही है, या वहां पर अम्ल क्या करते हैं? एच आयन देते हैं, और क्षार क्या देते हैं? OH रेड आयन देते हैं। ठीक है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, NaOH, ये हमारा क्षार है। इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या बना लेगा? Na+, और प्लस में OH रेड आयन देगा। कौन सा आयन देगा? OH रेड आयन। और OH जहां देखने को मिल जाए ये बताएगा हमें, क्षार के बारे में बताएगा, क्षार के बारे में बताता है, क्षार के बारे में। ठीक है, तो क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर क्या करें? OH रेड आयन दे, और उस रेड आयन का क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, OH रेड आयन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। जैसे समझिए, और KOH लेते हैं। ठीक है, KOH, इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो क्या हो जाएगा? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहां पर भी इसने क्या किया? OH रेड आयन दिया है। यहां पर भी क्या किया है? OH रेड आयन दिया है। तो ये क्या हो गया? हमारा क्षार हो गया। इसी प्रकार देखिए BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको भी हम क्या करें? वाटर के अंदर घोलें तो Ba++ और +2 OH रेड आयन। तो यहाँ पर कितने OH रेड आयन दिए? 2 OH रेड आयन दिए। तो ये क्या हमारा क्षार है। ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर OH रेड आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्षार बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई अब जरा क्षारों के गुणों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो क्षारों के गुणों की चर्चा करते हैं कि क्षार कैसे होते हैं, क्षारों के क्या क्या गुण हैं। जैसे हमने अम्ल को समझा था, ऐसे अब क्षार को समझते हैं। ठीक है, तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं भाई? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, क्षार स्वाद में कैसे होंगे? आपके कड़वे होंगे। और छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। आपको बता दूं, जो आपका साबुन है वो भी एक तरीके का क्षार है, क्योंकि उसके अंदर क्षार डाला गया है। ठीक है, ये जल में घुलकर OH रेनाइन उत्सर्ज करते हैं, यानी OH निकालते हैं। इस लाइन को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये जल में विलय होते हैं। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहला क्या है? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर चिकने, साबुन जैसे चिकने लाल होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। चलो अब जरा समझते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी प्रकार अगर लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस में अगर वो लाल रंग का है, ठीक है, लाल रंग का है, इसके ऊपर क्या डाल दिया है? क्षार डाल दिया है, तो ये कैसे रंग में बदल जाएगा? ये नीला हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? नीला। लाल लिटमस पेपर पर क्षार डालते हैं तो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। इसी प्रकार आपका फिनोल्फथालीन, फिनोल्फ फिनोल्फथालीन, इसके ऊपर हम क्या डालें? क्षार डालें, तो ये कैसे रंग में बदल जाएगा? ये गुलाबी रंग में बदल जाएगा। कैसा रंग आ जाएगा? गुलाबी रंग आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार आपका मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज पर क्या डालें? क्षार डालें, तो ये किस रंग में बदल जाएगा? ये पीले रंग में बदल जाएगा, पीले रंग में। ठीक है, चलो भाई
तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये लाल लिटमस को नीला, फिनोल्फथालीन को गुलाबी एवं मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। अब जरा जैसे हमने अम्लों को समझा था, ऐसे क्षारों को समझते हैं। हमारे क्षार भी दो प्रकार के हैं, ठीक है। चलो भाई, इसी प्रकार हमारे क्षार भी कितने भागों में बांटे गए? दो भागों में बांटे गए। अच्छा, कौन कौन से दो भाग हैं? एक है हमारा प्रबल क्षार और एक है बेटा दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार कौन कौन से आपको याद रखने, जैसे NaOH, NaOH, ठीक है, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इन तीन क्षारों को विशेषकर आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, दुर्बल क्षार कौन कौन से? NH4OH, ठीक है, इसी प्रकार AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या हमारे दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार कौन कौन से, एक बार साथ के साथ लिखा भी करो। NaOH, KOH और साथ में हमारा कौन सा था? BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, प्रबल क्षार। इसी प्रकार बेटा NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH, AlOH का होल ट्वाइस, ये क्या हमारे दुर्बल क्षार है, वीक बेस है, वीक बेस, कमजोर क्षार, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, हम लोग को समझा था, यहाँ क्षारों को समझते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार कौन सा हो जाएगा? KOH। उससे कम कौन होगा? NaOH, ठीक है। यहाँ गड़बड़ है, इसको मत देखिएगा। इससे ताकतवर कौन सा हो जाएगा? BaOH, ठीक है, इससे कमजोर। और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? NH4OH, ठीक है। तो सबसे प्रबल क्षार कौन सा हुआ? KOH, सबसे प्रबल, सबसे प्रबल क्षार। और ये क्या हमारा? सबसे दुर्बल क्षार। इन सभी में सबसे दुर्बल दुर्बल क्षार, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, यहां से आगे की चर्चा। अब जरा समझते हैं सूचक क्या होते हैं। देखिए अभी हमने अम्लों को जान लिया, क्षार समझ लिए, अम्लों के गुण पढ़ लिए, क्षारों के गुण पढ़ लिए। इसी प्रकार अब देखते हैं हमारे सूचक क्या है, ठीक है। हालांकि इनकी चर्चा मैं अभी कर चुका हूं, ठीक है, अब लेकिन डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बेटा जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता बताते हैं, यानी ये बताते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते, उनको जीभ से चख नहीं सकते, तो हम नहीं बता पाएंगे वो अम्ल है या क्षार है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, कुछ सूचक हैं। आपकी बुक के अंदर मुख्यतः 3 सूचक है जिनके बारे में हमको जानना है। कौन कौन से 3 सूचक है वो समझिए, जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति का बताएंगे कि अम्ल है या क्षार है। सबसे पहला है लिटमस पेपर, ठीक है, दूसरा है फिनोल्फथालीन और तीसरा है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। तीनों के बारे में समझेंगे, ठीक है। अगर लिटमस पेपर को अम्लीय माध्यम में रखें तो कैसे रंग में हो जाता है? वो लाल रंग में हो जाता है। अगर इसी लिटमस पेपर को क्षारीय माध्यम में रखें तो नीला हो जाता है। अभी पढ़ के आए। इसी प्रकार फिनोल्फथालीन को अम्लीय माध्यम में रखें तो रंगहीन और वहीं क्षारीय माध्यम में रखें तो गुलाबी। मेथिल ऑरेंज को अम्लीय में रखें तो लाल और क्षारीय में रखें तो कैसा हो जाएगा? पीला। उदासीन में लिटमस पेपर कैसा होता है? बैगनी। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि आपसे पूछा जा सकता है जो लिटमस पेपर होता है वो किस रंग का होता है, ठीक है। तो आपको बताना है वो बैगनी रंग का होता है। आपसे पूछे लिटमस पेपर अम्ल में कैसा रंग देता है तो आप बताओगे लाल देता है। आपसे पूछे कि लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देगा तो नीला देगा। इसी प्रकार आपसे पूछा है कि फिनोल्फथालीन का रंग अम्लीय माध्यम में कैसा होता है तो रंगीन, उदासीन में रंगीन, क्षारीय में गुलाबी, ठीक है। आपको ये जो पेपर दिख रहा है बेटा, ये जो पेपर दिख रहा है ये कौन सा पेपर है? यही है लिटमस पेपर। अब देखिए यहाँ हमने एसिड ले रखा है, जब नीले नीले लिटमस पेपर को हमने एसिड में डाला तो ये कैसे रंग में बदल गया? ये वाला हमारा रेड कलर में बदल गया, लाल रंग में। इसी प्रकार लाल लिटमस पेपर को क्षार के अंदर डाला तो किस रंग में बदल गया? बैगनी रंग में बदल गया। तो इस टेबल को विशेष याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि सूचक क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का पता लगाते उन्हें हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे समझिए। अब जरा समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाती है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट भी, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षार आकर के आपस में क्रिया कर लें
तो जो क्रिया बनती है, जो रिएक्शन का नाम है, उस रिएक्शन को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार दोनों ने मिलकर क्या बनाया? लवण और जल बनाया। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे बनाई जाती है, जरा इस चीज को सीखो। ठीक है, आपको 2 से 3 रिएक्शन ही लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखनी। अच्छा, अम्ल पढ़े थे हमने, तो 2-4 अम्लों के नाम, HCl, H2SO4 और HNO3, इन्हीं से काम करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, अम्ल और क्षार चाहिए ना, क्षार भी उठा लो एक आध, KOH, NaOH, ठीक है, BaOH का होल ट्वाइस, इतने क्षार से हम अपना काम चला लेंगे। ये हमारे अम्ल हैं और ये हमारे क्षार हैं। ठीक है, अच्छा, अम्ल की क्रिया किससे करेंगे बेटा? क्षार से करेंगे। तो कोई भी अम्ल उठा लो, जो तुम्हारा मन करे, जो दिल कर रहा है वो अम्ल उठा लो। गुरुजी हम HCl उठाएंगे, बिल्कुल ले लो, ये ले लिया अम्ल। इनमें से जो तुम्हारा मन करे वो क्षार उठा लो। ठीक है, NaOH क्षार उठा लेते हैं, NaOH। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा? लवण और जल बनेंगे। तो जहां पे H और OH दिखे वहां पकड़ के बिठा लेना और कोशिश करना, ज्यादातर रिएक्शन में बता रहा हूं वहां वाटर बनेगा। तो OH ये रहा, H ये रहा, तो क्या बन जाएगा? H2O। ये क्या बन गया? वाटर। बचा क्या आपका? NaCl। तो क्या बन जाएगा आपका? ये NaCl बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई और समझिए, आगे देखिए। अच्छा, इसी प्रकार इसी अम्ल की रिएक्शन कराते हैं HCl। तुम्हारा मन है जितनों के साथ कराना है। अब क्षार उठा लो कोई भी, तो मैं KOH ले लेता हूँ, KOH, इसकी रिएक्शन कराता हूँ। तो यहाँ मेरे को H दिखा, यहाँ OH दिखा, तो इनको पकड़ के मैं पहले वाटर बनाऊंगा, H2O। बचा क्या है बेटा? KCl। तो ये बन गया मेरा KCl। ठीक है, फिर से इसकी रिएक्शन करा दो। ठीक है, HCl। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो BaOH के होल ट्वाइस के साथ। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, 2 H है, तो 2 का गुणा यहाँ कर लो बनाने के लिए। अच्छा, एक OH और एक H क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। यहाँ 2 OH है और यहाँ पर 2 H है, तो कितने अणु बना लेंगे वाटर के? 2H2O। ठीक है, वाटर के 2 अणु बनाएंगे। अब बचा क्या? Ba, और ये रिएक्शन हो जाएगा BaCl2। अब कई सारे बालक इस 2 को लेकर के परेशान हो जाएंगे, ये 2 कहाँ से आया? ठीक है, चलो भाई देखो, ये जो 2 है ये इसकी बैलेंसी को बता रहा है, बेरियम की बैलेंसी 2 है। तो जो बेरियम है वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए BaCl2। हाँ, कैसे हुआ आगे चर्चा कर लेंगे अभी। ठीक है, अभी समझ लो। अच्छा, और उठा लो एक आधा और अम्ल उठाना है तो आपकी इच्छा है, जितना उठाना उतना उठाओ। H2SO4, इसकी रिएक्शन करा दो आप, कि NaOH के साथ ही करा लो, NaOH। ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा Na2SO4 और H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, आप 2 से 3 जितने रिएक्शन लिखने लिख सकते हो, आपको यहाँ 9 रिएक्शन बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिएक्शन को लेके तो मैं कुछ परेशानी थी, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए, ये आपको एक चार्ट दे रहे हैं, इसको याद करना है आपको। ठीक है, आपको लगभग लगभग 30 to 40% रिएक्शन बनाना आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? तो +1। ठीक है, इसी प्रकार सोडियम पे कितना होता है? +1। सिल्वर पे कितना होता है? +1। ठीक है, पोटेशियम पे कितना होता है? K+। लिथियम पे कितना होता है? Li+। ठीक है, अमोनियम पर NH4 1+ होता है, बेरियम पर 2+, कैल्शियम पर 2+। ठीक है, और आपका कॉपर जो सेकंड होता है उस पर कितना होता है? 2+। मैग्नीशियम पे कितना होता है? Mg+2। ठीक है, ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, अगर ये भी ना याद रहे तो अब मैं कुछ बता रहा हूँ उसको तो याद कीजिए भाई, कुछ तो याद करना पड़ेगा। चलो, हेलिना की, बस इतना याद रखिए। ठीक है, जितना आपकी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताऊंगा। तो इन सब के ऊपर 1+ चार्ज होता है, कितना होता है? 1। ठीक है, अच्छा, बेटा, मांगे, कार, इतना काफी। इनके ऊपर 2+ होता है। ठीक है,
आप ट्रिक लिख सकते हो। अच्छा, इसी प्रकार फिर कल बाहर आई। ठीक है, इतना ही। इनके ऊपर एक एक नेगेटिव होता है। ठीक है, इतने से ही काम चलाना है, जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे आपको जो क्लास में दूंगा उन्हीं के अंदर रिएक्शन बनाना भी सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे मैं मैग्नीशियम को देखूं तो ये जो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस है? 2 प्लस है, तो उस 2 को यहाँ उठा के रख दो। मान लो कि मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, Cl। ठीक है, तो क्लोरीन पर कितना है? 1। इसका उठा के इसको दे दो, इसका उठा के इसको दे दो, तो ये क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgCl2। अब जरा एक रिएक्शन को लेता हूं जो अभी आपको पीछे कराई है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन उठाते हैं। ठीक है, इस वाली को। चलो भाई, HCl प्लस में BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये रिएक्शन बनी कैसे? चलिए भाई, तो ये रिएक्शन कैसे बनी है? तो इसमें H प्लस आयन है, थोड़ा अलग से देखिए इसको। इसके अंदर क्या है? H प्लस आयन, और इसके अंदर है Cl रेड आयन। ऐसे अगर मैं इसको पूछूं तो ये कैसे बनी है? तो Ba प्लस प्लस और OH रेड आयन, ऐसा करके बनी है। ठीक है, अब आपको एक दूसरे के प्लस माइनस से इनका क्या करा देना है? संयोग करा देना है। ठीक है, तो ये इसके साथ में जुड़ेगा, ध्यान से देखना। ये इसके साथ में, तो अपना चार्ज ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा। तो क्या देख, आई रिपीट, वापस समझो। ये अपना चार्ज क्लोरीन को देगा और ये इसको, तो क्या बन जाएगा? BaCl2। क्या बन जाएगा? BaCl2। ठीक है, अच्छा, बचा कौन सा? H और OH। अब OH कितने हैं? 2 हैं, तो ये H भी तो हमें 2 चाहिए, तो HOH दोनों के ऊपर समान चार्ज है, तो एज इट इज लिख दो, तो क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, ऐसे करके मैंने उस रिएक्शन को बनाया था। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ रिएक्शन का थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। नहीं हुआ तो धीरे धीरे अब वो हो जाएगा। आगे देखिए, देखो, अम्ल जान लिए, अम्लों के भौतिक गुण जान लिए। ठीक है, अब जरा समझते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, अम्लों के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो समझते हैं भाई। देखो, पहले मैं अलग से समझाता हूँ अम्लों के गुण। धातुओं के साथ देखेंगे बेटा, धातुओं के साथ, धातुओं के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया किसकी देखेंगे? अम्ल की। अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, फिर देखेंगे हम अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया, अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया, क्षारों के साथ क्रिया। फिर हम देखेंगे कार्बोनेटों के साथ क्रिया, कार्बोनेट, कार्बोनेट तथा वाई कार्बोनेट के साथ क्रिया, वाई कार्बोनेट, इनके साथ में क्रिया देखेंगे अम्लों की। ठीक है, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया देखेंगे। ठीक है, धातुओं की अम्लों की क्षारों के साथ कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया। ठीक है, इनको हम पहले मुख्यतः देखेंगे। ठीक है, चलो भाई, चलो, तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इनके साथ में हमें रिएक्शन देखनी है। एक और धात्विक ऑक्साइड के साथ में क्रिया, धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो एक एक करके समझते हैं भाई। ठीक है, तो पहले देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया, किसकी? अम्लों की। जब धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कौन सी गैस मुक्त करती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जरा कुछ धातुएं भी मैं बता रहा हूँ, वही याद रखना। ठीक है, जितना बोल रहा हूँ केवल उतनी उतने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम याद कर लो, एल्युमिनियम कर लो, जिंक कर लो, सोडियम कर लो। ठीक है, सिल्वर कर लो, गोल्ड कर लो, Au। ठीक है, इतनी धातुओं से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये मुख्यतः इन धातुओं के आप नाम याद रखिए। ठीक है, अब एक एक करके रिएक्शन कराते हैं। मैग्नीशियम की क्रिया बेटा किसके साथ में करा रहे हैं? अम्ल के साथ में, तो HCl ले लिया मैंने। क्या ले लिया?
HCl, ठीक है। यही तो है धातु के साथ अम्लों की क्रिया। तो ये ले ली मैंने धातु, ये ले लिया अम्ल। चलो एक और धातु ले लेते Mg, एक और अम्ल ले लेते H2SO4। मैं रिएक्शन पे ध्यान दूंगा, रिएक्शन सिखाने पे आपको। अच्छा जी, और ले लो आप एक आध और। एल्युमिनियम उठा लिया मैंने, एल्युमिनियम की क्रिया HCl के साथ में, ठीक है। अच्छा एक आध धातु और उठा लेते, Zn उठा लो भाई, इसकी क्रिया HCl के साथ करा दो, ठीक है। Zn की क्रिया H2SO4 के साथ करा दो, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या क्या होने वाला है, क्या क्या जादू होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो भाई, तो मैग्नीशियम धातु से क्रिया करेगा, सॉरी मैग्नीशियम अम्ल से क्रिया करेगा, तो कौन सी गैस निकालेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करेगा, ठीक है जी। अच्छा, मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस होता है ध्यान देना, अब मैं आपको रिएक्शन सिखाने पे ध्यान दूंगा। तो मैग्नीशियम कहाँ है जरा देखो इसमें ढूंढो, मैग्नीशियम ये रहा। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस है, कितना है? 2 प्लस। चलो भाई, तो ये मैग्नीशियम, और क्लोरीन के ऊपर 1 होता है, और मैग्नीशियम के ऊपर बेटा 2 है, मैग्नीशियम के ऊपर दे 2 है और क्लोरीन के ऊपर 1 है, तो ये अपना क्लोरीन को दे देगा, तो क्या बन जाएगा? Mg, ठीक है। क्लोरीन से 1 ले लिया तो MgCl2। आई रिपीट, मैग्नीशियम के ऊपर 2 था तो अपना प्लस चार्ज क्लोरीन को दे दिया, तो MgCl2। याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, और कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, तो 2 कर दो। इधर क्लोरीन 1 है, 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, ठीक है। ये बन गई आपकी गैस, ठीक है। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कुछ भी काम किए जा रहे हैं, पता नहीं। अरे सर आपको यहाँ क्या दिक्कत है? आप एक काम करते ना, पता नहीं बच्चों को पागल बनाए जा रहे हैं। आप ऐसे कर दो, Mg आपकी बात को मान लेते हैं, Cl2 चलो यहाँ तक मान लिया, एक हाइड्रोजन था ये निकाल दो, ये निकल गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है बेटा, ये जो है हाइड्रोजन एक परमाणिक गैस नहीं है, ये द्विपरमाणिक गैस है। हाइड्रोजन H2 फॉर्मेट में स्वतंत्र रहता है, ठीक है। तो आपकी कौन सी गैस निकल जाए बेटा? हाइड्रोजन कभी भी सिंगल नहीं रहता है, बात को ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन जो आपको दिखेगा दिखेगा वो इसी फॉर्मेट में दिखेगा, हाइड्रोजन का अणु H2 फॉर्मेट में। किसमें दिखेगा? H2 फॉर्मेट। तो जब भी निकालो गैस तो H2 फॉर्मेट में निकालना, तो आपका क्या हो जाएगा? MgCl2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, इसकी रिएक्शन का है सर यहाँ पे तो पहले से, हाँ तो निकाल दो हाइड्रोजन गैस को। अच्छा बचा क्या? MgSO4, MgSO4। सर आपने इस बार चार्ज का एक्सचेंज क्यों नहीं किया? देखो बेटा, इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, तो दोनों बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, तो एल्युमिनियम पर बेटा +3 होते हैं और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव, तो क्लोरीन अपना चार्ज इसको दे देगा और ये एल्युमिनियम इसको दे देगा, तो ये क्या होगा? एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम, ठीक है। अच्छा क्लोरीन इसको देगा, एल्युमिनियम इसको देगा, तो कितने? 3, तो क्या हो जाएगा? Cl3, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर हाइड्रोजन 1 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, चलो तो 2 यहाँ कर देते हैं। एक काम करो, यहाँ 1/2 कर दो, ऐसा तो हो सकता है। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ 2 ना लगा के, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, यहाँ 2 ना लगा करके आप एक काम करोगे, यहाँ 2 ना लगा के यहाँ 2 लगा दोगे सब जगह, देखो बैलेंस हो चुका होगा। एल्यूमिनियम कितने? 2, एल्यूमिनियम 2, ठीक है। अच्छा भाई, हाइड्रोजन कितने? 2, हाइड्रोजन कितने? 2। क्लोरीन कितना है भाई? यहाँ पर 2 है, तो क्लोरीन डिसबैलेंस हो रहा है। चलो भाई, क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ कर लो आप 6, 2 तिया 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन 6। चलो भाई, तो आपका ये क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। अगर आप बैलेंस ना भी करोगे इन रिएक्शन के अंदर तो भी चलेगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? Zn के ऊपर 2 प्लस होता है, Zn के ऊपर 2 प्लस, तो ये अपने उठा करके क्लोरीन को दे देगा, तो क्या बना लेगा ये? ZnCl2, ZnCl2, और कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। बैलेंस करना है तो 2 यहाँ लगा दो। इसी प्रकार इस रिएक्शन को देखें बेटा, तो क्या बनेगा? ZnSO4, और कौन सी गैस निकल जाएगी इसमें से? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसके साथ में? धातु के साथ में क्रिया हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, अब किसके साथ में देखेंगे? अम्लों की क्षारों के साथ में, या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट? चलो भाई, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया किसकी देख रहे हैं?
अम्लों की देखेंगे हम, ठीक है जी, अम्लों की कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया। तो ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है, सर हमें अगर ये कार्बोनेट पता होता और ये बाइकार्बोनेट पता होता, ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या होते हैं यही नहीं पता, तो सवाल को समझेंगे कैसे, रिएक्शन को समझेंगे कैसे? क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, हम हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की चर्चा करते हैं, ठीक है जी। समझिए, कार्बोनेट, कार्बोनेट आपका क्या होता है, जहां आपको दिख जाए CO3 जुड़ा हुआ, CO3, ठीक है, वो क्या होगा आपका कार्बोनेट होगा। और याद रहे इसके ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। वहीं वाई कार्बोनेट क्या होता है, वाई कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट, तो वाई कार्बोनेट में होता है H जुड़ जाता है बस, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो आपका कार्बोनेट क्या है, CO3, और बाइकार्बोनेट क्या है, HCO3 नेगेटिव, ठीक है जी। चलिए, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब अम्ल इसके साथ में क्रिया करेंगे तो कार्बोनेट में आपको ऐसा नहीं दिख रहा है CO2 गैस सी दिख रही है, अगर देखें तो सर ऐसा लग रहा है कि ये CO2 गैस, हाँ तो CO2 गैस निकलेगी, याद करने के लिए। अच्छा, अम्लों के साथ कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्रिया करके CO2 गैस, और क्या करते बेटा, लवण बनाते, कौन सी गैस बनाते, CO2। अच्छा, अम्लों की चर्चा कौन कौन से की अभी हमने, देखो भाई, तो एक तो HCl पड़ा अम्ल, एक H2SO4 अम्ल पड़ा, एक HNO3 अम्ल पड़ा, ठीक है। हम इन्हीं पे काम करेंगे जितना मैंने आपको सिखाया है। अब कुछ कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हम किससे करा दें, अम्ल से करा दें, HCl, ठीक है। अच्छा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस में H2O और प्लस में CO2 गैस निकल जाएगी। अब ये कैसे हुआ है जरा वो आप लोग समझिए, ठीक है। रिएक्शन आपको याद रखने हैं, कैसे रख सकते हो, मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, थोड़ी सी, ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा तो सीखो। तो कैल्शियम को तोड़ेंगे बेटा, इस कंपाउंड को, तो Ca पॉजिटिव इतना तो पता चल गया और CO3 नेगेटिव, पीछे एक लिस्ट अभी टेबल पढ़ाई है, इसको तोड़ेंगे बेटा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो C अपना दो इसको दे देगा, तो CaCl2, और इसमें से CO2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये सब मैं हटा देता हूँ, केवल आपको समझाने के लिए था। और रिएक्शन देखो, और ले लो दो चार और, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं, MgCO3, ठीक है, इसकी क्रिया करा देते हैं HCl के साथ में, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस में वाटर निकलेगा और CO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस इसको कर सकते हो, ठीक है। और ले लो एक आध और आपका मन है तो, जैसे हम ले लेते हैं Zn, जिंक कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। इस जिंक कार्बोनेट की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा हमारा ZnSO4, ZnSO4, और क्या निकाल देगा, वाटर निकालेगा और साथ में CO2 गैस निकाल देगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रिएक्शनों को समझना है, ठीक है। चलो भाई, तो बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं, तो बाइकार्बोनेट में ले लेते हैं सोडियम, सोडियम वाई कार्बोनेट, हमने क्या चुन लिया बेटा, सोडियम वाई कार्बोनेट चुन लिया। अब सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया हम H2SO4 के साथ ही करा देते हैं, ये क्या हमारा अम्ल है, ठीक है, ये क्या हमारा अम्ल है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, Na2SO4, Na2SO4 और प्लस में H2O, और साथ में कौन सी गैस निकाल देगा, CO2 गैस निकाल देगा, ठीक है। तो हमने किसके साथ में क्रिया पढ़ी, अम्लों की कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया को पढ़ लिया। चलो भाई, यहां से आगे देखते हैं। अब इस रिएक्शन को अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हो, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की वापस आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर भी नजदीक है और मैं रिपीटेशन कराऊं क्वेश्चन का वो ठीक नहीं है, ठीक है। चलो, क्षारों के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके, अम्ल, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा, लवण और जल बनाते हैं। ये रिएक्शन अभी अभी पढ़ के आए, लवण तथा जल। और इस क्रिया का क्या नाम था बेटा, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया,
ठीक है जी, इसको हमने अभी अभी पढ़ा है। चलो एक चीज और बता दूं बेटा, यहाँ पर ये जो अम्ल लिया है, ठीक है, यहाँ पर जो अम्ल लिया है वो तनु अम्ल लिए रखा है, ठीक है, ये बात थ्योरी में मेंशन कर दिया आपको। अगला देखिए, अगली क्रिया किसके साथ में, धात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्रिया, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किसकी, अम्लों की। चलो भाई, तो यहां लेंगे बेटा धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, इसकी क्रिया किसके साथ में करेंगे बेटा, अम्ल के साथ में करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है, ठीक है। जब धात्विक ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करें, अम्ल के साथ में, तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। अब प्रॉब्लम वही सामने खड़ी होगी, सर धात्विक ऑक्साइड क्या है। चलिए घबराइए मत, क्लियर करते हैं इस बात को भी, धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है भाई, बेटा कोई धातु, धातु ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन किस फॉर्मेट में होता है, O2 फॉर्मेट में, याद रखो। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, ठीक है जी, धात्विक ऑक्साइड। जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की, तो ये जो बना बेटा MgO, इसे मैं बोलूंगा धात्विक ऑक्साइड, इसका क्या नाम बेटा, धात्विक ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्युमिनियम लिया और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया, तो क्या बन जाएगा, Al2O3, क्या बनेगा बेटा, Al2O3, ठीक है। इसी प्रकार बेटा मैं जिंक लेता हूँ, जिंक, जिंक की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। मैंने रिएक्शनों को बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। तो जब धातु के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा, तो जो बना उसे बोलते हैं हम धात्विक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की, तो क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड बना। इसी प्रकार जिंक ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया की, तो जिंक ऑक्साइड बन गया। तो ये सारे के सारे क्या हमारे धात्विक ऑक्साइड है, और इन्हीं धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया किसके साथ में करेंगे, अम्लों के साथ में करेंगे, ठीक है। चलो भाई कर लेते हैं, क्या बुराई है। इसका उदाहरण समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया मैं किसके साथ में कराऊं, अम्लों के साथ में, HCl ले ले, तो ये क्या बना लेगा, MgCl2 बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, ठीक है जी। चलो आगे समझिए, इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया, इसकी क्रिया हमने अम्लों के साथ कराई, HCl, तो क्या बन जाएगा, AlCl3, और प्लस में वाटर निकलेगा, ठीक है। चलो अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस आप कर सकते हो, इधर एल्युमिनियम एक है, इधर एल्युमिनियम सॉरी इधर दो है, इधर एक है, तो दो, ठीक है। इधर क्लोरीन कितने, 6, इधर कितने, एक है, तो 6 का गुणा कर दो, ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सीजन इधर कितने, 3, उधर कितना, 1, तो 3 का गुणा कर दो, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, तो ये रिएक्शन आपके बैलेंस हो गए। इसी प्रकार इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। जब धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है जी। क्या बनाएंगे, हमारा लवण और जल बनाएंगे। अब जरा थोड़ा सा अलग से इनके बारे में समझ लो। चलो भाई, तो धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, ये अम्ल है, क्षार है, या लवण है, तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति, ठीक है। अम्लीय जो आपके धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है बेटा, क्षारीय होती है, ठीक है। अच्छा और समझिए बेटा, सुनना ध्यान से, एक इसको याद रखना, ZnO को, और इसी प्रकार Al2O3 को, इनकी जो प्रकृति होती है बेटा वो उभय धर्मी होती है, ठीक है। कैसी होती है इनकी प्रकृति, उभय धर्मी, उभय धर्मी, ठीक है। अर्थात ये अम्लीय ऑक्साइड की तरह भी व्यवहार करते हैं और क्षारीय ऑक्साइड की तरह, यानी अम्ल की तरह भी और क्षार की तरह भी, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, इनकी प्रकृति कैसी है, उभयधर्मी है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पॉइंट क्या याद रखना है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, और ये रिएक्शनों को आपको मेमोराइज करना है आगे। चलो अब देखते हैं इससे आगे की कहानी, क्षारों की रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमने अम्लों की समझी थी, ऐसे ही क्षारों की समझेगी। क्षारों की ज्यादा नहीं है, 2-3 रिएक्शन है, उसको समझ लो, ठीक है। सेम है, अम्ल की तरह क्षार भी धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है।
कुछ धातुएं अत्यधिक प्रबल क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे जिंक की क्रिया क्षारीय OH इसके साथ में कराई तो Na2ZnO2 और कौन सी गैस निकाल दी बेटा? हाइड्रोजन गैस निकाल दी। इसी प्रकार Sn की क्रिया कराई बेटा किसके साथ में? क्षार के साथ। तो क्या बन गया? Na2SnO2 और कौन सी गैस निकाल दी? हाइड्रोजन गैस निकाल दी। ठीक है, चलो अगला देखिए, क्षारों के अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्रिया। ठीक है, क्षारों के अधात्विक। देखो अभी तुमने धात्विक ऑक्साइड समझा था, अब है अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, इस बात को भी समझिए, अधात्विक ऑक्साइड समझना है। देखो जब अधातु अधातु ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो जो कंपाउंड बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड क्या बोलेंगे उसको? अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कार्बन आपका अधातु है, उसकी मैंने रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया? CO2। ठीक है, इसी प्रकार S प्लस में O2 ले लिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार सल्फर प्लस में O3 ले लिया तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन ले लिया तो ये क्या बन गया आपका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप लोग एक चीज देख रहे हो, ठीक है, अधातु के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई है तो इन्हें क्या बोला हमने? अधात्विक ऑक्साइड बोला। इन्हें क्या बोला? अधात्विक ऑक्साइड। अब ये जो अधात्विक ऑक्साइड है ये क्रिया करेंगे क्षारों के साथ में। ठीक है, किसके साथ में क्रिया करेंगे? क्षारों के साथ में। तो जैसे NaOH, ठीक है, इसकी क्रिया कराता हूं मैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ में, यानी CO2 अधात्विक ऑक्साइड है, तो क्या बना लेगा ये? Na2CO3 और प्लस में वाटर बनाएगा। ठीक है, तो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्रिया करके क्या बनाया? लवण और जल बनाया। बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 कर दो। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार इस ये रिएक्शन तुम्हारे सामने दे रखी है KOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ कराई तो क्या बन गया? ये K2SO4 और प्लस में H2 बन जाएगा, और बैलेंस करना है तो 2 पोटेशियम यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ भी हमें एक पॉइंट को समझना है, जैसे हमने अभी पीछे स्लाइड में समझा इसके बारे में। तो ये जो अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति, ऑक्साइडों की प्रकृति की प्रकृति क्षारीय होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, अम्लीय होती है। कैसी होती है बेटा? अम्लीय होती है। ठीक है, क्या पॉइंट पढ़ा हमने? अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, वहीं धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, अब जरा इन पे आधारित मैं जरा एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2 तो अधातु का क्या है? ऑक्साइड, और ये कैसा होता है बेटा? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। तो आपसे क्या पूछा है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है बेटा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है पेपर में। चलो अब जरा अपने जहां से चल रहे हैं वहीं चलते हैं, ये प्रैक्टिस तो आपको लास्ट में करानी है। अगला टॉपिक है आपका पीएच स्केल। ठीक है भाई, पीएच स्केल इसको समझते हैं, पीएच पैमाना। ठीक है, तो पीएच पैमाना क्या है? जैसे अभी आप लोगों ने जाना अम्ल और क्षार, तो अम्ल और क्षार की ताकत को कौन बताता है? ये कौन बताएगा कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कमजोर है? ठीक है, इस चीज को बताने वाला एक पैमाना है, उस पैमाने का क्या नाम है? पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए समझते पीएच स्केल क्या है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल से 0 से 14 तक पीएच वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कितनी कर सकते हैं? 0 से 14 तक। ठीक है, चलो जैसे ये पैमाना आपको दिख रहा है बोर्ड पे बना हुआ, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 0 से लेकर के 14 तक इसमें नंबर होते हैं। ठीक है, याद रहे जो 7 नंबर है, जो 7 है वो हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। अगर 7 से पीएच का मान कम आए, ठीक है जी ध्यान देना, अगर पीएच का मान 7 से कम हो, ठीक है, पीएच का मान जो है आपका 7 से कम है, 7 से
कम पीएच का मान, तो ये क्या होगा आपका अम्ल होगा, ये क्या होगा आपका अम्ल होगा। अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा हो, 7 से ज्यादा, तो ये क्या होगा आपका क्षार होगा, क्या होगा जी क्षार होगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। पीएच का मान 7 से कम तो वो क्या हमारा अम्ल, और पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो वो क्या हमारा क्षार है। ठीक है, जरा अलग से भी समझते हैं इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पीएच पैमाना बेटा, यहाँ पर 7 नंबर है, यहाँ कहीं 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वो कैसा है हमारा अम्लीय है, कैसा है अम्लीय। अगर पीएच का मान 7 से कम आता है तो क्या है वो अम्ल है। यहाँ से यहाँ तक क्या क्या हमारा क्षार है। और यहाँ पर क्या होता है हमारा उदासीन होता है, क्या होता है उदासीन। ठीक है, अब जरा पीएच निकालते कैसे हैं, ठीक है, पीएच ज्ञात कैसे किया जाता है वो भी समझ ले। तो पीएच का हमारा एक फॉर्मूला है, पीएच बराबर माइनस के लॉग लॉग 10H+। ठीक है, ये क्या हमारा पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला है, समझो भाई। अच्छा, किसी विलेन का पीएच मान निकालना, यदि किसी विलेन में एच एन की सांद्रता एक्स मोल प्रति, इसको एक्स की जगह पे आप एच कीजिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, H+ मोल प्रति लीटर हो। और यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप। ठीक है, अच्छा, तो विलेन का पीएच मान को क्या होगा, पीएच बराबर माइनस के लॉग बेस 10H। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया। तुम्हारा पीएच का फॉर्मूला क्या आया, पीएच बराबर में माइनस के लॉग लॉग 10H+। ठीक है, और H+ क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है भाई, चलो और समझिए जरा। जैसे आपने पीएच का निकाला, पीएच बराबर क्या है एक बार वापस समझो, माइनस के लॉग 10H+। अगर आपको OH दे रखा हो भाई, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दे रखी हो, तो POH नेगेटिव बराबर, तो क्या आ जाएगा माइनस के लॉग 10OH ऋण है। ठीक है, अच्छा, PH+ में OH, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होता है 14 के बराबर होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को विशेषकर याद रखना। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा इससे संबंधित। क्लियर है, तो PH+ में POH बराबर में 14। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखो एक एक करके, इसको बाद में देखेंगे। इसको देखिए पहले। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि किसी विलेन में H आयन की सांद्रता, किसकी दे रखी है बेटा, H आयन की सांद्रता, अरे बन का मतलब तो कुछ नहीं है, बन का गुणा करो तो वही तो आ जाएगा, तो उसका पीएच मान बताइए। चलो भैया, पीएच बराबर, तो पीएच बराबर फॉर्मूला क्या, माइनस के लॉग बेस में 10 और H+, यही तो फॉर्मूला था। अच्छा, पीएच बराबर में माइनस के लॉग 10, H+ कितना है 10 की पावर -3। आपने लॉग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लिए, जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो पीएच बराबर में -3, और माइनस पहले से लगा हुआ था, एक माइनस पहले से और -3 पावर आगे आ गई, तो लॉग बेस 10 तो इसका जो मान है बेटा एक होता है, याद रखना। तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया। ठीक है, पीएच का मान कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट देखो, यदि H आयन की सांद्रता, H+ कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 10 की पावर -7, तो पीएच मान पूछा है, तो पीएच बराबर कितना होता है, माइनस के लॉग लॉग H+ बेस में 10, तो पीएच बराबर माइनस के लॉग 10, H कितना दे रखा है 10 की पावर -7, तो पावर आगे आ जाएगी, तो पीएच बराबर में माइनस माइनस के साथ लॉग 10 इसका मान 1, तो पीएच बराबर में 7 गुणा में 1, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आ गया आपके पीएच का मान आ गया। ठीक है,
चलो आगे समझिए। जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पीएस से वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं आज मैं। ठीक है, चलो यहाँ देखिए ओ एच आयन की सांद्रता दे रखी है। तो ओ एच ऋण आयन की सांद्रता कितनी है बेटा, ये दे रखी है 10⁻⁻²। ठीक है, तो पीएच मान पूछा है, तो पीएच पूछा है पीएच। चलो भाई पीएच निकालेंगे, तो पीओएच ही निकाल लो पहले आप। तो पीओएच क्या हो जाएगा, अभी अभी पढ़ा था, माइनस के लॉग 10 ओ एच रेडाइन की सांद्रता। तो माइनस के लॉग 10 पावर कितना, 10⁻⁻²। पावर आ जाएगी, आ जाएगा माइनस, और ये माइनस का 2 लॉग 10 और इसका मान आप लोग जान दो कितना होता है 1। तो पीओएच कितना आ गया, पीओएच आ गया बेटा हमारा कितना आया है, 2 आया। पीओएच कितना आया है, 2। हमें तो पीएच निकालना है, तो जरा बताओ पीएच प्लस में पीओएच, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, कितना होता है 14, यहाँ के लिए था वो। ठीक है, अच्छा पीएच, ओएच कितना निकाला बेटा आपने, ओएच निकाला जी 2 बराबर में 14। तो पीएच कितना आ गया, पीएच का मान आ रहा है 14-2। तो पीएच कितना हो गया आपका, पीएच का मान हो गया 12। ठीक है, चलो क्लियर है। अब यहाँ से आगे समझिए। ठीक है, अब मैं कुछ और समझाता हूँ। अभी हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं ये अम्ल है या क्षार है या लवण है, ये बताइए। तो मुझे बताइए इसका पीएच मान कितना है, 3। तो 6 से 7 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अम्ल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए पीएच मान कितना आया, 7 आया। इसका मतलब ये क्या, उदासीन है, ना ये अम्ल है और ना ही क्षार। ठीक है, इसमें देखिए भाई पीएच बेटा 12 आ रहा है, पीएच कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये क्या हमारा क्षार है। ठीक है, चलिए अम्ल क्षार और लवण तीनों से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, चलो अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। जब आपको पीएच मान दे रखा हो और एच आयन की सांद्रता पूछे, तो भाई पीएच कितना दिया, पीएच बराबर में 12। फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर माइनस के लॉग लॉग 10 H प्लस। ठीक है, अच्छा पीएच कितना 12 माइनस के लॉग 10 H प्लस। एक काम कीजिए माइनस इधर भेज दो, माइनस के 12 बराबर में लॉग 10 H प्लस। जब लॉग इधर जाएगा, लॉग इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12। तो ये आ गया आपके एच आयन की सांद्रता। ठीक है बेटा, चलो अब इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको पलक झपकते उड़वाना सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए आपको पीएच मान कितना दे दिया 12, तो सांद्रता पूछे हाइड्रोजन आयन की, तो उठा के पटक देना ऊपर, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस है तो कितना आया 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर। ये देखो यही यहाँ आया था। ठीक है, यूनिट लिख दो बस, इसकी यूनिट लिख दो बस एच आयन की, एच प्लस बराबर 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन में देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे इसको देखा था, इसमें एच आयन की सांद्रता दे रखी थी, पीएच पूछा था। पीएच कुछ नहीं करना, साइन चेंज करो, कितना हो जाएगा, -3 है ना, तो +3 आंसर हो गया। देखो 3 आया था। इस वाले क्वेश्चन में देखो कितना है 7, साइन चेंज करो कितना हो जाएगा 7। देखो चेक करो आंसर। इस वाले में देखो कितना है -2, साइन चेंज करो कितना हो जाएगा 2। लेकिन ओ एच का ध्यान देना, तो इसको घटाएंगे। ओ एच का निकाला है अभी हमने, किसका निकाला है, ओ एच का। तो 14 में से घटाएंगे 2 को, तो कितना आया 12। देखो भाई ये हमारा 12 आया था। ठीक है, चलो अब जरा इसको और समझते हैं। तो क्वेश्चन पूछा होगा पीएच स्केल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया था। भाई आप लोग जानते नहीं हो पीएच काहे के लिए यूज होता है। सर बिल्कुल जानते, अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में, अम्ल क्षार का पता लगाने में, पता लगाने में। ठीक है, अच्छा जी, पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है, अरे सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है। तो सीमा कितनी होती है बेटा, लिमिट कितनी होती है, 0 से लेकर के 14। अभी अभी पढ़ा था। पीएच का मान 7 किस विलेन को दर्शाता है, तो भैया उदासीन को दर्शाता है बेटा। अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं सब ये सब, उदासीन। ठीक है, जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें क्या बोलते हैं जी, अम्ल कहते हैं, अम्ल। तो एक डेफिनेशन ये भी हो जाएगी। अच्छा आपसे पूछे जिन पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, अरे प्रभु क्या बोलते हैं उसको, क्षार बोलते हैं। ठीक है, अम्लीय विलेन का पीएच मान सामान्यतः कैसा होता है, 6 से कम होता है प्रभु।
6 से कम बताना। ठीक है। अच्छा, क्षारीय विलेन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो बताओगे 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा। अच्छा, पीएच स्केल पर सबसे प्रबल और सबसे प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल पूछा है। तो प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल का पीएच मान, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और प्रबल क्षार के लिए कितना होना चाहिए? प्रबल क्षार का मान होना चाहिए 14। क्या? ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इससे आगे की चर्चा करते हैं। अब जरा देखो, हमने अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, अब जरा लवण भी तो रह गया है, इसको भी तो देख ले। ठीक है बेटा। तो लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभी जस्ट आपने पढ़ा है। ठीक है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना है? लवण के प्रकार पढ़ने हैं। कौन कौन से लवण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलो भैया देखो कौन कौन से लवण। एक तो आपका उदासीन लवण है, जिसको आप सामान्य लवण भी कहते हैं। एक आपका अम्लीय लवण है। एक आपका क्षारीय लवण है। ठीक है। एक आपका द्विक लवण है। कौन सा लवण हो जाएगा भाई? द्विक लवण। ठीक है, एक आपका द्विक लवण हो जाएगा। एक आपका मिश्र लवण, एक जटिल लवण। ठीक है। चलो एक एक करके फटाफट फटाफट इनको पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको जिस बात पे मैं फोकस करवाऊं, केवल उसी बात को ध्यान देना और कुछ नहीं, क्योंकि पेपर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, उसी पे फोकस करवाऊंगा। ठीक है। चलो भाई, सामान्य लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण बनाए वो हो जाएगा सामान्य लवण। जैसे उदाहरण देखो, NaCl, KCl, NaNO3, K2SO4। जरा मुझे बताओ, ये लवण हमने अभी बनाए नहीं थे? उदासीनीकरण अभिक्रिया में कहाँ है उदासीनीकरण अभिक्रिया? देखो, NaCl, KCl, Na2SO4, BaCl2। तो ये क्या हमारे सामान्य लवण या साधारण लवण है? कैसे बेटा? सामान्य लवण या साधारण लवण है। ठीक है। अच्छा जी। तो अम्लीय लवण कौन से होते हैं? जब प्रबल अम्ल, आई रिपीट समझना, जब प्रबल अम्ल क्षार के साथ क्रिया करे, प्रबल अम्ल क्षार के साथ क्रिया करे तो जो लवण बनता है वो होता है अम्लीय लवण। और इसमें एच आयन, ठीक है, वे लवण जिनमें एच आयन उपस्थित होता है अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो, एच आयन जुड़ा हुआ है तो कौन सा लवण है? अम्लीय लवण। यहाँ देखो कौन सा जुड़ा हुआ है? एच, तो ये कौन सा है? अम्लीय लवण। अरे इसमें कहीं एच दिख रहा है? नहीं। इसमें कहीं एच है? नहीं। इसमें कहीं एच? नहीं। इसमें कहीं एच? नहीं। तो ये सामान्य, जिसमें एच दिखे वो अम्लीय लवण। तो याद क्या रखना है? जिसमें एच दिखेगा वो क्या हमारा? अम्लीय लवण। ठीक है। चलो, आपको दे सकता है क्वेश्चन और पूछ सकता है इनमें से कौन सा अम्लीय लवण है, कौन सा क्षारीय लवण है, कौन सा द्विक लवण है, कौन सा जटिल लवण है। ठीक है। चलो आगे देखो। अगला है क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण में आपको OH दिखेगा। वे लवण जिनमें OH आयन उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं बेटा? क्षारीय लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारीय लवण। जैसे OH हीरा, OH हीरा, ये कौन से लवण हो जाएंगे? क्षारीय लवण। द्विक लवण क्या होते हैं? दो भिन्न लवणों के विलयन के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। समझिए भाई, मान लीजिए मेरे पास में एक लवण ये है, एक नमक ये है, दूसरा लवण ये है। इनको मैं पानी में घोलूं, दोनों को मिला दूं और क्रिस्टलीकृत कर दूं। ठीक है। तो जो लवण बनेगा उसे क्या मैं बोलूंगा? उसे बोलूंगा द्विक लवण। ठीक है। जैसे K2SO4 एक लवण है, Al2SO4 का होता है, ये क्या हमारा? दूसरा लवण। इन दोनों के कोलिजन से जो लवण बना है उसे हम क्या बोलेंगे? द्विक लवण। ठीक है। जैसे ऐसे आपका फेरस सल्फेट एक लवण है और ये अमोनियम सल्फेट दूसरा लवण है, दोनों को मिला दिया तो जो लवण बना वो कौन सा हो गया? द्विक लवण। अरे द्विक मतलब दो लवणों के संयोग से बने, उसे बोलते हैं बेटा द्विक लवण। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, मिश्र लवण। तो मिश्र लवण क्या होते हैं? ऐसे लवणों के अणु में एक अम्लीय मूलक होगा बेटा। क्या होगा? एक अम्लीय मूलक। ठीक है। दो या दो से अधिक क्षारीय मूलक के साथ जुड़ा होगा। बात को समझना, या तो एक अम्लीय मूलक दो क्षारीय मूलक के साथ जुड़ेगा, या कोई एक क्षारीय मूलक दो अम्लीय मूलकों के साथ में जुड़ेगा। जो लवण बनेगा उसे बोलेंगे बेटा मिश्रित लवण। क्या बोलेंगे? मिश्रित लवण। जैसे इसको देखो भाई, इसको देखो, Na पॉजिटिव होता है और K पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्षारीय मूलक है बेटा, क्षारीय मूलक। ये क्या है? क्षारीय मूलक। और ये क्या है? अम्लीय मूलक। जरा देखो, एक अकेला है, कौन? SO4। एक अम्लीय मूलक दो क्षारीय मूलकों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस लवण का क्या नाम है? मिश्रित लवण है बेटा। इसी प्रकार Na पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो बेटा ये क्या है?
दो क्षारीय मूलक एक अम्लीय मूलक के साथ जुड़े हुए हैं तो इसे क्या बोलेंगे? मिश्रित लवण। यहाँ देखिए, ये एक क्षारीय मूलक, ये एक अम्लीय मूलक और ये एक अम्लीय मूलक, एक क्षारीय मूलक के साथ में दो अम्लीय मूलक जुड़े हुए हैं तो कौन सा लवण है भैया? मिश्रित लवण। अब जरा हेडिंग को वापस देखते हैं। ऐसे लवणों के अणु में एक अम्लीय मूलक से दो या दो से अधिक क्षारीय मूलक, इसको आप क्षारीय लिखो, अगर कल कोई दिक्कत हो रही है तो क्षारीय मूलक, ठीक है, क्षारीय मूलक के साथ जोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक ही क्षारीय मूलक से दो या दो से अधिक अम्लीय मूलक जोड़ेंगे। जैसे एक क्षारीय मूलक ये रहा, दो अम्लीय मूलक जुड़े, उसी प्रकार दो क्षारीय मूलक एक अम्लीय मूलक से जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? मिश्रित लवण बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे इसको? मिश्रित लवण। अब समझिए जटिल लवण क्या होते हैं। ये दो या दो सरल लवणों के विलयन के मिश्रण के क्रिस्टल से बनते हैं, परंतु विलयन में आयनीकृत होकर एक सरल आयन तथा एक जटिल आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्ट, ऐसे लवण जिन्हें जल में घोले तो एक सरल आयन में टूटे, एक जटिल आयन में टूटे, उन्हें क्या बोलेंगे भाई? जटिल लवण बोलेंगे। जैसे आपके सामने उदाहरण में ये दे रखा है। ठीक है, आपको इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर मिलेगा 12th क्लास के अंदर। ठीक है, चलो यहाँ से आगे की चर्चा करते हैं। अब लवणों का निर्माण कैसे किया जाता है उस चीज को समझते हैं। ठीक है, लवण हमने समझ लिया। ठीक है, अब इन लवणों को बनाया कैसे जाएगा इस बात को समझते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहला जो लवण है व्यंजक चूर्ण। ठीक है, कैसे बनाया जाता है इस बात को समझना। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है बेटा? याद करना है, घोटा मार दो एकदम। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो रासायनिक नाम क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अणु सूत्र क्या होता है? CaOCl2, या फिर इस फॉर्मेट में देगा। ठीक है, तो आपका व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, या बेटा आपको ये दिखेगा CaOCl और Cl। ये दोनों फॉर्मेट्स में से कोई भी एक फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसको बनाया कैसे आता है जरा इसको समझते हैं। ठीक है, चलो भाई, जब शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आपको याद होगा मैंने दो प्रकार के चूना पढ़ाए थे, एक भुजा हुआ एक बिना भुजा हुआ। तो ये कौन सा है? कौन सा है? ये शुष्क भुजा हुआ चूना है। ठीक है, चलो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रोवाइड की तो क्या बन गया आपका? CaOCl2 बन गया। ठीक है, और ये क्या आपका? ये हमारा व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण। ठीक है भाई, आपसे पूछा जाता है पेपर में व्यंजक चूर्ण को बनाने की विधि बताइए। ठीक है, और इसके उपयोग, तो जरा उपयोग और समझ लो। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में। ठीक है, किसमें? क्लोरोफॉर्म। चलो मैं बता देता हूँ क्लोरोफॉर्म क्या होती है। आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होंगी, तो एक दुश्मन आता है, ठीक है, गुंडा आता है, वो रुमाल पे कुछ डालता है और हीरोनी के मुंह पे लगाता है और हीरोनी एक झटके में गिर जाती है। हालांकि इतना फास्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जो क्लोरोफॉर्म है ना बेटा, CHCl3, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है इसका फॉर्मूला? और ये क्या करती है? बेहोश कर देती है। क्या कर देती है? बेहोश करने का काम करती है। ठीक है, तो किसको बनाने में बेटा? क्लोरोफॉर्म को बनाने में। युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैसों को हटाने में भी इसका यूज होता है। अगला क्या है? पेयजल में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने में। ठीक है, ये क्या करता है? अगर पेयजल है, पीने वाला पानी है, उसमें मिला दिया है तो जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, उद्योगों और प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में। याद रहे, जो आपका व्यंजक चूर्ण है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, वस्त्र उद्योगों में सूत्री एवं लिनन के व्यंजन, जो आपके वस्त्र उद्योग होते हैं, ठीक है, कपड़ा उद्योग होते हैं, ठीक है, वहां पर व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। उससे क्या करना है? रंग उड़ाने में किया जाता है। ठीक है, चलो आगे समझिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? बेकिंग सोडा क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम याद कीजिए। तो रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? अणु सूत्र क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अणु सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अब इसको बनाया कैसे आता है? जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड किया है। कौन सी गैस प्रोवाइड किया है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझिए, हमने ले लिया Na2CO3, ठीक है, सोडियम
कार्बोनेट, और इसके ऊपर क्या करें बेटा, CO2 गैस प्रोवाइड करें। क्या करें, CO2 गैस प्रोवाइड करें, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और इसके कैसे क्रिस्टल मिलते हैं, श्वेत क्रिस्टल बनते हैं। कैसे मिलते हैं, श्वेत क्रिस्टल। रिएक्शन को आपको याद रखना है। अब जरा इसके भी उपयोग समझ लो। चलो भाई, तो कहाँ कहाँ यूज होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, देखो भाई, बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर में। ठीक है, फिर कहाँ होता है, अग्निशामक यंत्रों में, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं ना, उसमें प्रयोग होता है। अम्लनाशी औषधि के रूप में, अगर पेट में एसिडिटी हो जाए, ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या करता है, एंटा एसिड का काम करता है, क्योंकि वो क्या है, क्षार है। ठीक है, तो अम्लनाशी औषधि के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थों को बनाने में। चलो भाई, तो यहां से आगे देखते हैं, अगला है धावन सोडा। ठीक है, वॉशिंग पाउडर। तो धावन सोडा का फॉर्मूला क्या है बेटा, पहले याद रखना, सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। या तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, या इसको जो धावन सोडा है, धावन सोडा, धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और या फिर आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट, क्योंकि इसमें जो वाटर के 10 अणु जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब बनाते कैसे वो समझिए। चलिए, जब कास्टिक सोडा पर, ठीक है, कौन सी गैस प्रवाहित करें बेटा, CO2। जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो क्या बनता है, Na2CO3 का विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसका बाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिलते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या बोलते हैं, कास्टिक, और इस पर कौन सी गैस प्रवाहित की, CO2, तो क्या बन गया, Na2CO3। ये क्या हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब जरा इसके उपयोग पढ़ लो। अब उपयोग क्या पढ़ाने, आप लोग इसके तो उपयोग जानते ही हैं। ठीक है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, भाई साफ सफाई में होगा। ठीक है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को अठाने के लिए इसका उपयोग किया था। अब आपको एक बात और बता दूं, जो आपके सरफ साबुन होते हैं, वो देखो, वाटर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। ठीक है, जहां का पानी खराब हो चुका है, वहां पर ये क्या करते हैं, वहां उस जल को मृदु बनाने का काम करते हैं, ताकि सफाई अच्छे से हो सके। ठीक है, तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, पेंट तथा स्वागा बनाने में, और बेकिंग सोडा बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलो भाई आगे समझिए। अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बालकों आपके लिए। ठीक है, टॉपिक क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट में बोलते हैं POP, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलो भाई, तो क्या है, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो ये जल के अणुओं का त्याग कर देता है, और क्या बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समझो, सबसे पहले जो फॉर्मूला बोलूंगा वो उसका रट्टा मारो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जो फॉर्मूला है बेटा, इसे बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। इसको क्या करें बेटा, हीट करें, क्या करें, हीट, और कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर इसको क्या करें, हीट करें। तो ये अपने इसमें के अंदर पानी के अणु दिख रहे हैं, तो ये पानी के अणु को क्या कर देगा, निकाल देगा, और क्या बनाएगा, CaSO4.12H2O, और साथ में क्या निकालेगा, वाटर निकाल देगा, 3/2H2। ये जो आपको मिला है, ये जो मिला है, इसी को बोलते हैं बेटा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। आगे देखिए, अब इसका गुण क्या है बेटा। ठीक है, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, जो जल में अवलय होते हैं। ठीक है, सफेद पाउडर होता है। ठीक है, चलो भाई, अच्छा उपयोग कहाँ होते हैं, इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। मिट्टी की मूर्तियां देखिए जो सफेद सफेद सी होती है, तो वो POP होता है। सजावटी सामान व सतह को चिकना बनाने में, और चिकित्सीय क्षेत्र में जो आपके हाथ में प्लास्टर वगैरह होता है, वो इसी का होता है। क्लियर, चलो अब जरा इसका रासायनिक गुण और समझते हैं। ठीक है, जल से क्रिया,
चलो भाई, जल से क्रिया। जब हम जिप्सम की, सॉरी, पीओपी की, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जल से क्रिया करता है तो बेटा एक कठोर आवरण बना लेता है। और क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, समझना भाई। इसको इसको हटा दो। जल से क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे पीओपी का जमना कहते हैं। क्या था? यही तो हमारा जिप्सम था बेटा, जिप्सम। ठीक है, अब समझना पीओपी क्या था। CaSO4, ठीक है, 1/2H2O प्लस में वाटर क्या हो जाएगा इसके साथ में, रिएक्शन करेगा तो 3H2O, ये रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बना लेगा, CaSO4 2H2, यानी ये रिएक्शन वापस से रिपीट हो जाती है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? पीओपी का जमना बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को विशेष याद रखना। ऊष्मा का प्रवाह यदि 120 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर भी कहा जाता है। अगर क्या करें, 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म कर दें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, याद रखना। ठीक है, अगर इसको 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म कर दें, अरे भाई जितना पानी होगा वो सारा का सारा जल जाएगा। तो देखो पूरा का पूरा वाटर उड़ गया, अलग निकल गया, क्या बचा? कैल्शियम सल्फेट। और इसी को क्या बोलते हैं? मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का भी अपघटन हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, इससे आगे समझते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके बाद फिर आपकी मैं प्रैक्टिस चालू करूंगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, इसके बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि इसको पूछ लेता है क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से पूछता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने में समाना। ये मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, और इस वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया बेटा? NaCl ऐड कर दिया। ठीक है, NaCl, और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की। ठीक है, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन इसके अंदर हुई है, इस रिएक्शन को बेटा क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब जरा आपकी प्रैक्टिस को ले लेते हैं। आपकी क्वेश्चन बुक बैंक जो है उसी में से क्वेश्चन लिए हुए। अब देखो, आप फटाफट जवाब दोगे। H2S विलेन का पीएच मान कितना होगा? तो भाई H2S, ठीक है, तो अम्ल है तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ ऑप्शन दे रखे, 0, 7, 7 से कम या 7 से अधिक। तो अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। ठीक है, आगे देखिए, क्षारीय विलेन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलेन का पीएच मान कितना होता है? अभी पढ़ा है, 7 से ज्यादा। तो देखो कहा है 7 से ज्यादा। ठीक है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर दे, लाल को नीला कर रहा है, लाल को नीला, तो कौन करता है? क्षार। तो देखो भाई क्षार कौन सा होगा? ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। एक विलेन का पीएच मान 1 है। अगर विलेन का पीएच मान 1 है तो समझ जाओ कौन है? अम्ल। ठीक है, तो विलेन है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलेन लाल हो जाता है? तो भाई इसमें देखो अम्ल कौन सा है? भाई ये तो लवण है, ये हमारा क्षार है, और ये क्या हमारा H2SO4, ये भी हमारा क्या है? अम्ल है। ठीक है, एक विलेन का पीएच मान 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, क्यों? हमें क्या पूछा है? अम्ल पूछा है। ठीक है, एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। तो देखो अम्ल कहाँ है यहाँ? ये क्षार हो जाएगा, ये उदासीन है, ये क्षार है, तो ये हो जाएगा अम्ल। ठीक है, चलो। एक हाइड्रोक्सिल अम्ल की शक्ति 10⁻² है बेटा, पावर की नहीं, -2। इस विलेन का पीएच मान, ध्यान देना, पीएच मान, मैंने बोला था, डायरेक्ट बताया था, पावर की क्या कर दोगे? नेगेटिव को चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा? +2 हो जाएगा। देखो का है, ये रहा पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, क्लास में अभी बताया है आपको। आगे देखो, इसको देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो अम्लीय, तो आपका क्या था? H2SO4, ये H2SO4। इसको जब वाटर में डिजोल्व किया था तो 2H+ दिया था और SO4 नेगेटिव। ठीक है, तो कितने H आए? 2 आए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, धावन सोडा का, धावन सोडा का आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, अरे भाई अभी याद करा है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखो कितने बार पूछा? 20 में, 22 में, 24 में, 25 में। अच्छा, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? आय हाय, अभी पढ़ाया था ना, मैंने बोला था डायरेक्ट आपसे पूछेगा।
और यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है, तो पकड़ो जहां पर आपको H दिख जाए। ठीक है, ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो H है या नहीं। ठीक है, अच्छा, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, अभी तो पढ़ा था हमने, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भ्रंजक चूर्ण। चलो, ये मैं आपको समझा चुका हूं। इसको देखो, 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन का पीएच मान 3 है, अरे बाबू मोसाई क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा वो। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से कम है तो बेटा अम्ल, अगर 7 है तो उदासीन, जिसको हम जल भी होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, और क्षार कितना होता है बेटा, 7 से अधिक होता है। ठीक है, चलो, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय जो वर्षा होती है उसका पीएच मान आप याद रखोगे, पीएच मान 5.3 से लेकर के 5.5 के बीच आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो कहाँ है, 5.2, चलो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके पास में ज्यादा है, ये तो भाई क्षार है, ये तो क्षार है 7 से ज्यादा, ये हमारा क्षार है। ठीक है, हाँ ये अम्ल है, लेकिन इससे तो भैया बहुत ज्यादा है ये, तो पीएच मान कितना हो जाएगा इस हिसाब से, 5.2 हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, बेकिंग पाउडर, तो पहले तो बेकिंग पाउडर होता क्या है, ये देखो, अभी आपको पढ़ा है, दिखाते हैं आपको, उसकी रिएक्शन दी है, ये रहा, देखो भाई, बेकिंग पाउडर का है, ये रहा, 2NaHCO3। ठीक है, इसको गर्म करेंगे, अरे इसके अंदर आपको नहीं दिख रहा क्या, CO2, तो कौन सी गैस निकालेगा बेटा, CO2 गैस। अब देखो जरा ऑप्शन को अपने को, कहाँ है, तो कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट देखो, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, सुनो भाई, आपकी जो हल्दी होती है बेटा, हल्दी, हल्दी के बारे में जानो, अगर हल्दी में बेटा क्या मिला दे, किसकी पूछा है, क्षारक की पूछ रहा है, अगर हल्दी में छाट डालेंगे तो वो लाल भूरा रंग देती है, कैसा, लाल भूरा। ठीक है, अगर इसी हल्दी में बेटा, इसी हल्दी में, लो मैं अलग से बताता हूँ इस पॉइंट को, अगर ये आपकी हल्दी है, ठीक है, हल्दी का आपने एक बिलियन बना लिया, हल्दी घोल के रखी है, ठीक है, अगर इसमें हल्दी का, अगर मैंने क्या डाल दिया इसमें, क्षार डाला बेटा, क्या डाला, क्षार, तो ये लाल भूरा रंग देगी, लाल भूरा रंग। ठीक है, आपको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ, आप लोग करना चाहो तो, ठीक है अभी बताएंगे। अगर इसमें बेटा मैं क्या डाल दूं, अम्ल डाल दूं, तो अम्ल, ये कैसा रंग हो जाएगा बेटा, पीला हो जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल बताता हूँ, घर से थोड़ी सी हल्दी लेना, ठीक है, मार भी पड़ सकती है संभल के, ठीक है, मम्मी के किचन में घुसोगे तो मार पड़नी है। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी लेना बेटा, और उस हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के, आपके यहाँ पे जो साबुन होगा या सर्फ होगी, उसको थोड़ा सा डाल देना, तो आप देखोगे कि हल्दी का रंग लाल भूरा हो जाएगा, और उसी के अंदर फिर नींबू निचोड़ के देखना, तो वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, करके देखना। ठीक है, और कमेंट में जवाब जरूर देना। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, जिंक, जिंक क्या थी हमारी, अरे धातु तेरे बेटा, धातु पढ़ाया है, किसकी क्रिया करा रहे, H2SO4, धातु अम्लों से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, पढ़ा था। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अभी बोला था, याद करना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का पूछा है, तो हेमीहाइड्रेट, ये रहा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शून्य पीएच वाला विलेन होगा, अम्ल होगा, क्षार होगा, अम्ल होगा। ठीक है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, अम्ल और क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, क्या बनता है, लवण और जल। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, पढ़ी थी हमने। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP की जल से क्रिया कराएंगे तो जिप्सम का निर्माण होता है, देखो अभी पढ़ाया है, दिखा देते हैं आपको, ये रहा, देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ में रिएक्शन करा रहा है तो क्या बना रहा है, जिप्सम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, चलो, तो किसका निर्माण करता है, जिप्सम का। पूर्ण रूप से उदासीन विलेन का पीएच मान कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्षार हो जाएगा, और क्षार का पीएच मान कितना होता है बेटा, 7 से ज्यादा। अब देखो 7 से ज्यादा का, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, बेकिंग सोडा का सूत्र है
बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो कहाँ है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये नहीं है। अमोनियम क्लोराइड नौसाधन नहीं है। सोडियम कार्बोनेट ना, ये रहा। ठीक है, चलो। प्रबल बेस है, देखो भैया वापस से तुम्हें क्वेश्चन पूछ ही लिया, और मैंने आपको ये सीरीज देखो बिल्कुल शुरुआत में जब मैं आपको क्षार पढ़ा रहा था, तो जरा दिखा देते हैं। देखो भैया क्या दिख रहा है, NaOH, कौन कौन से दिख रहे हैं उन पे ध्यान देना। ठीक है, NaOH, ठीक है, और KOH, यानी NaOH से ताकत ज्यादा ताकतवर है KOH। अब जरा अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ भाई, इसको देखो, तो प्रबल बेस है, प्रबल क्षार है, तो भाई KOH तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो किसका नंबर आ रहा है, NaOH का। ठीक है, चलो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम है, ढूंढो क्या नाम है। तो इसका जो प्रचलित नाम होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इस पॉइंट को आप लोग याद रखो। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने आपको बताए थे, एक तो एल्युमिनियम बनाता है और एक जिंक बनाता है, तो ZnO और Al2O3, देखो इसमें है तो ZnO, ये रहा। ठीक है, चलो भाई, इसमें से उम्मीद करता हूँ पेपर आपका इधर से उधर नहीं होगा, पूरा पेपर यहीं से फंसने के चांसेस है। इस लेक्चर सीरीज को आपने एंजॉय किया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।